हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनको इजी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू रोलैंड बार्ट्स। हम लोग और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे और भी इसके एक्सपेक्ट्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्क और टेक्स्ट के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरी किसने दी है, मतलब किसके थ्रू इतनी फेमस हुई है। रोलैंड बार्ट्स ये फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट, फिलोसफर, क्रिटिक, सेमेडिएशन थे। इनके जो वर्क है काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्होंने काफ़ी वेरियस फील्ड्स में काम किया हुआ है। लिटरेरी थियोरी दी है, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में है। इनका काम काफ़ी फेमस हुआ है और इनका ही काम है डेथ ऑफ द ऑथर। अभी इनके बारे में हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क और टेक्स्ट क्या होता है। जो वर्क होता है वो एक वर्क होता है, सीधी सी बात है। मतलब ये फिजिकल चीज़ होती है जिसे ऑथर या आर्टिस्ट बनाता है, जैसे कि नॉवल, पोएम, पेंटिंग, फिल्म और भी जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट बनाता है। ये काम जो होता है फिनिश्ड होता है, प्रोडक्ट फिनिश होता है। सपोज कोई पेंटिंग है, बना दी गई है, वो फिक्स है, उसका जो मीनिंग है वो फिक्स है, ऑथर का इंटेंशन, विजन दोनों फिक्स है। ये जो काम हो गया, अभी सपोज कोई पेंटिंग है, कोई नॉवल है, ठीक है, तो उसमें जो काम हुआ है, जो उसकी मीनिंग है वो ज़्यादातर फिक्स रहती है, जिसको लोग अभी डिसाइड कर। अभी सपोज कोई पोएम है, ठीक है, तो लोग जानना चाहते हैं ना कि पोएट वो टाइम पे कैसी मानसिक स्थिति में रहा होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा है, चीज़ें कैसी है कि जिससे उसने वो पोएम लिखी, वो चीज़ है। ठीक है, यही सब चीज़ें जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे बहुत इश्यूज होते हैं कि सबका जो लिटरेरी क्रिटिसाइज करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी हमारा वर्क का काम हो गया। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट में क्या होता है, ये जो हमारा जो काम हो गया है, हमारी सपोज नॉवल है, ठीक है, वो नॉवल बन गई है, बनी हुई है, बट इसमें जो उसको पढ़ के जो रीडर्स और जो व्यूवर्स होते हैं उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। सपोज कोई मूवी है तो उसके जो व्यूवर्स है उसको कैसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नॉवल को कैसे कर रहे हैं, पेंटिंग को कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ होती है। इसमें अगर कोई नॉवल लिखी गई है तो नॉवल का जो लिखने का प्रोसेस है, इंटरप्रिटेशन है, वो सब चीज़ें ऐड होती हैं। ये जो चीज़ है होती है, ये ओपन माइंडेड होती है। जो पढ़ता है उसको अपने हिसाब से बता सकता है। ये चीज़ें अलग अलग बनती रहती है, रिक्रिएट होती रहती हैं। डिफरेंट सोशल सर्कल के लोग कोई चीज़ है तो उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। अभी सपोज कोई पेंटिंग है, ठीक है, अभी कोई आर्टिस्ट बंदा है तो वो पेंटिंग को अलग तरीके से देखेगा। कोई नॉर्मल इंसान है वो अलग तरीके से देखेगा। जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो तो सोचेगा अरे कुछ भी है, कैसी जगह बना है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान दी जाती हैं। अब यही जो हमारे ऑथर हैं रोलैंड बार्ट्स, वो बोलते हैं कि जो टेक्स्ट है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वर्क से। इसमें कई सारी परतें होती हैं, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अभी क्यों यूज़ हुआ, कैसे आया, कैसे इंस्पायर हुए, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, तब हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से काम में इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। इन्होंने ये जो वर्क और टेक्स्ट का जो डिफरेंस है, जो कॉन्ट्रास्ट है, उन्होंने कई सारे वर्क में डिस्कस किया है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इमेज म्यूज़िक टेक्स्ट में है। ये इनके एसेस का कलेक्शन है जिसको ओरिजिनली पब्लिश्ड किया था 1977 में फ्रेंच लैंग्वेज में। इसमें इन्होंने कई सारे चीज़ें बताई हैं, लिटरेरी थियोरी, कल्चरल एनालिसिस वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे इम्पोर्टेंट है लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म में, इसकी वैल्यू क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कई रीजंस बताए हैं हमारे ऑथर ने इस चीज़ के लिए। फर्स्ट है शिफ्ट इन फोकस। अभी कैसे रहता था कि जो एक फिक्स होता था ऑथर की इंटेंशन, ठीक है, कि ऑथर ने अपने हिसाब से क्या लिखा, ठीक है ठीक है, उसका जो दिमाग में चल रहा था।
बट इसके बाद जो फोकस हो गया वो शिफ्ट हो गया रीडर्स के ऊपर, कि रीडर्स को कैसा लग रहा है, मीनिंग वो लोग क्या निकाल रहे हैं, ऐसा। फिर दूसरा है रीडर सेंटर्ड अप्रोच। अब रीडर पे चीज़ें फोकस हो गई, तो अब जो चीज़ें हो गई वो रीडर के सेंटर में आ गई, मतलब रीडर इसमें मेन इंपॉर्टेंस में आ गया। थर्ड ऑप्शन ओपननेस टू इंटरप्रिटेशन। अब जैसे जब ये रीडर्स पे आ गई चीज़ें, फोकस हो गई, तो मतलब अभी कैसे होता है, अभी जैसे वही चीज़ हो गई कि अगर हर इंसान अपने तरीके से पढ़ के अपने तरीके से चीज़ें इंटरप्रिटेट कर सकता है, कि उसके लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, इन सब चीज़ों से। फिर फोर्थ है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट चीज़ों से इनका जो व्यू है वो अलाइन करता है। ये जो है, ये जो पोस्ट, इनका जो वही व्यू है कि जो फिक्स्ड मीनिंग और जो बाइनरी ऑपोजिशन को रिजेक्ट करना है। इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इससे जो चीज़ थी पहले, जैसे जो एनालाइज होता था जो वर्क है, उससे चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। ये सब जो मैं डिटेल में लिख दे रही हूँ तो नोट डाउन कर लो, तो एग्ज़ाम्स वगैरह में आएगा तो ये चीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप हेडिंग वगैरह डाल के लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मेन मुद्दे की चीज़ है, क्या इसे एक्सेप्टेंस मिली? इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, काफ़ी सारी लिटरेरी थ्योरी और कल्चरल स्टडीज़ में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को अपने तरीके से अप्लाई करके देखा, इससे काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आईं, काफ़ी सारी चीज़ों को सपोर्ट मिला, जैसे रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, कल्चरल स्टडीज़ में। अब ये रोलैंड बार्ट्स, ये किससे इंस्पायर थे? फ्रेडिनेंड डिसॉर से, मिकेल भक्तिन से, स्ट्रक्चरलिज्म से, मार्क्सिज्म से, सिगमंड फ्रॉइड से, ठीक है। और भी लोगों ने इस चीज़ पे कंट्रीब्यूट किया, इस थ्योरी पे, जैसे कि जूलिया क्रिस्टेवा, हांस रॉबर्ट। ये देखो, ये सब मैं लगा दे रही हूँ, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पता रहेगा, अच्छी बात है। तो याद कर लो, लिख लो कहीं पे, या स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे जो रहेगा ये सब चीज़ें काम में आएंगी। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, वीडियो अच्छा लगा है कि कुछ डिफरेंस बन सकता है इस वीडियो से आप लोगों के स्टडीज़ पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर नावल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मेरी एक नावल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है। ये जो है हर जगह अवेलेबल है, गूगल बुक्स पे भी है और बहुत इजी प्राइसेस में है। हर जगह इसके सैंपल अवेलेबल है, देखो अच्छे लगे तो ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।